तरह देखो, जो वांट ऑफ फैक्टर है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हमने पढ़ लिया, डिसोसिएशन के लिए भी और एसोसिएशन के लिए भी। एसोसिएशन के लिए डिसोसिएशन के लिए जनरल फॉर्मूला है 1 + n-1 अल्फा प्लस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ आयंस है जिसमें वो डिसोशिएट हो रहा है, कितने आयंस बना रहा है इस बात पर डिपेंड करेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूट है K4FeCN6 K4FeCN6, कोई बताएगा इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? K4FeCN6 ये हमारा सॉल्यूट है। तो इसके लिए अगर हम n जानना चाहें, n क्या पुट करेंगे डिसोसिएशन के केस में? सर 5। गुड। यस सर 5। कौन बोला? अनन्या? यस सर। हाँ, क्योंकि ये किसमें डिसोशिएट होगा? ये डिसोशिएट होगा 4K प्लस पोटेशियम आयन और प्लस FeCN6 4 माइनस, ये एक सिंगल आयन होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये। यस सर। यहाँ पर n की वैल्यू होगी 5, है ना? और साथ में हमें बस एक्स्ट्रा और दे दे, हम इसका वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। यस सर। क्लियर हो गई ना बात? यस सर। तो ध्यान समझिए, n हमें मालूम होना चाहिए डिसोसिएशन के केस में। n क्या है? NaOH है तो n क्या रखेंगे? NaOH NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है 2 Na प्लस एंड OH माइनस, तो Na = 2। क्लियर? यस सर। चलिए अब देखिए, जो वांट ऑफ फैक्टर, ये तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो हो गया, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ। हमने पहले का वांट ऑफ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टफ भी है। बाकी जितने टॉपिक्स आपने पढ़े तो बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, है ना? इतने मजे में नहीं आ जाएगा ये। अभी तक जो टॉपिक्स पढ़ रहे थे ना वो सब इसके सामने बच्चे हैं। इस टॉपिक का ध्यान से। अब देखिए एक चीज की, जो हमने वांट ऑफ फैक्टर कहा, हमने क्या कहा कि जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसको एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, अपॉन थ्योरेटिकल, एक्सपेक्टेड या कैलकुलेटेड। ये सब एक ही नाम है। 3-4 नाम मैं बता देता हूँ, कोई भी नाम लिखे वो एक ही बात है। जैसे अगर कहीं पर ऑब्जर्व्ड कहें, कहीं पर प्रैक्टिकल कहें, कहीं पर इंस्ट्रूमेंटल कहें, कहीं पर एक्चुअल कहें, ये सब एक ही बात है। एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रैक्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना, इंस्ट्रूमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब टर्म एक ही है। हम कहीं पर कैलकुलेटेड कह रहे हैं, एक्सपेक्टेड कह रहे हैं, थ्योरेटिकल कह रहे हैं, ये सब एक ही बात है। मतलब थ्योरी के हिसाब से और कैलकुलेशन के हिसाब से, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, ठीक है ना? यस सर। ये सारी एक ही बात। अब देखिए जो हमारा वांट ऑफ फैक्टर है वो क्या है? एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? यस सर। इसका मतलब अगर हमें एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम इस कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। यानी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी कौन सी है? जो हमारे फॉर्मूला है, फॉर्मूले चाहिए। ने भी फॉर्मूले पढ़े हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के, उन सभी फॉर्मूलों में हम वांट ऑफ फैक्टर को और मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक्चुअल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। ठीक है ना? तो अब देखिए हमने सारे जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे सबके मॉडिफाइड वर्जन अब हम ला रहे हैं आपके सामने। तो वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने के बाद जितने भी हमारे सब्सटेंसेस थे, है ना, यस सर, हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उन सब की देखिए यहाँ पर आ गए आपके साथ मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस या मॉडिफाइड फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या हो गया? देखिए पहले फॉर्मूला अपने रिलेटिव, पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर फॉर्मूला उसका पहले क्या पढ़ा था? PO माइनस PS PO माइनस PO इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस सर। आज के बाद आप कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे आज के बाद जो हम न्यूमेरिकल्स देंगे वो करेंगे, या जो आज से पहले भी आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं, यस सर, भी अगर कोई न्यूमेरिकल अब अगर आप ट्राई करेंगे तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे, I इंटू सॉल्यूट। अभी हमने I कहीं पर यूज नहीं किया था, याद है ना?
Yes, sir. लेकिन आज के बाद अब हमारे पास यही फॉर्मूले हमारे माइंड में रहेंगे, PO माइनस PS अपॉन PO इज इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू मोलैलिटी, पहले हमने पढ़ा था KB इंटू मोलैलिटी, Yes, sir. डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी, चौथा पाई इज इक्वल टू IMRT। अब Yes, sir. आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर जब ये पढ़ाना ही था आपको तो पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया, पहले हम लोग को ये चारों फॉर्मूले पढ़ा दिए, न्यूमेरिकल्स करा दिए, फिर आपने वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया, ठीक है ना। या जब हम पहले आई वाला फॉर्मूला नहीं जानते थे तो हमारे न्यूमेरिकल्स का आंसर कैसे आ गए। Yes, sir. बात समझ में आ रही नहीं भाई, जब आप कह रहे हैं कि हम आपसे कह रहे हैं कि यही आपका एक्चुअल फॉर्मूला है, आपके यही है, तो इसका मतलब जब हम आई को नहीं कंसीडर कर रहे थे अपने फॉर्मूले में तभी तो आंसर आ रहा था। Yes, sir. तो वो इसलिए था क्योंकि अभी तक जितने भी सॉल्यूट्स आपको मिले हैं वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे, Hmm. और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई इज इक्वल टू 1. तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था हम आई यूज करें चाहे ना करें, है ना। अब अगर आप फिर Yes, sir. पुराने न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखेंगे तो सब में किसी में शुगर, किसी में यूरिया, किसी में प्रोटीन, किसी में स्टार्च, किसी में ये ऐसे ही था। Yes, sir. अभी तक किसी भी न्यूमेरिकल में आपको NaCl, कैल्शियम क्लोराइड ये सब नहीं मिले होंगे, No, sir. इसीलिए फर्क नहीं पड़ा, आप ये नहीं जानते थे तब भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर उन न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे तो आप इसी फॉर्मूले से करेंगे, भले ही आप एक लाइन और लिख देंगे, वो लाइन ऐड कर देंगे कि सिंस द गिवन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट हेंस I इज इक्वल टू 1, इतना कर लेंगे आप। Yes, sir. 1 ही करेंगे लेकिन पुट करेंगे, ठीक है। Yes, sir. और I कैसे निकालेंगे वो हमने आपको बता दिया, Yes, sir. डिसोसिएशन का केस हो तो, एसोसिएशन का केस हो तो, क्लियर। तो Yes, हमारे sir. जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, अच्छा जब आप I के साथ कोई चीज कैलकुलेट करेंगे, जैसे I इंटू केबी इंटू मोलैलिटी से जब आप डेल्टा टीबी कैलकुलेट करेंगे तो आप डेल्टा टीबी की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी अब आपकी कैलकुलेशन में और अब इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में डिफरेंस आएगा। अब नहीं आएगा। अब तो आपने I को फैक्टर इसीलिए तो ओह हाँ, यस सर। भाई, अब अब जो ठीक आप है। कैलकुलेट कर रहे हैं वो रियल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब आपके और इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी अब, ठीक है ना भाई। उस प्रॉब्लम की वजह से तो आपने I को इंट्रोड्यूस कर लिया अपने फॉर्मूले में, ठीक है। यस सर। तो अब आगे से हम कोई न्यूमेरिकल्स करेंगे तो I के साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लियर बात, समझ में आ रहा नहीं। यस सर। अब अभी एक टॉपिक और है इसमें वांट ऑफ फैक्टर में, अभी खत्म नहीं हुआ है, एक नॉर्मल और अबनॉर्मल मोलर मास है, इसे भी पढ़ लीजिए। देखिए नॉर्मल मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या चीज होता है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का सेंस होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूलर मास हो, जैसे हमने आपसे कहा NaCl, तो NaCl का फॉर्मूला आपके पास है NaCl, Na और Cl, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने Na का एटॉमिक वेट यूज किया 23, क्लोरीन का यूज कर लिया 35.5, दोनों को सम कर लिया 58.5 आ गया, फॉर्मूला जो कह रहा है। इसको कहते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। जैसे हमने कहा एसिटिक एसिड, तो आपने CH3COOH कर लिया, और CH3COOH को के फॉर्मूले में सबका एटॉमिक मास पुट कर दिया, 60 आंसर आ गया, तो ये इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हो गया। यस सर। सल्फ्यूरिक एसिड का 98, ये सब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं जब आप किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है, वो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है जो आप फाइंड करते हैं। जैसे कैसे करेंगे, हम एक एग्जांपल के लिए आपको जैसे ये पाई इज इक्वल टू IMRT बता देते हैं, या डेल्टा TB इज इक्वल टू I KB इंटू मोलैलिटी पे बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है ना। पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें ये I नहीं था, तो इसको छोड़कर बात कर लेते हैं अभी। मान लीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, किसी सॉल्यूट को एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके आपने सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूट का एक नोन मास आपने डिसॉल्व किया, 10 ग्राम किया, 5 ग्राम किया, जो भी आपके पास था। सॉल्यूट का मोलर मास आपको नहीं मालूम था या वही मिसिंग था,
मास आपने क्योंकि खुद डिसॉल्व किया तो आपको मालूम है कि मास हमने इतना लिया है, सॉल्वेंट कितना लिया वो सब आपको मालूम है। थर्मोमीटर से Yes, sir. आपने उसका एलिवेशन नोट किया, पहले सॉल्वेंट को बॉईल कराया, फिर सॉल्यूशन बनाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट को नोट किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, वो एलिवेशन मिल गया आपको। ठीक है, आपको एलिवेशन मिल गया थर्मोमीटर से। केबी सॉल्वेंट का आपको पता था, मोलैलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन Beta. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल Molecule. अपॉन सॉल्वेंट का मास केजी में, ये तो होता है In ना। kg. Yes, sir. सॉल्यूट आपने मिलाया था तो ये आपको मालूम था, सॉल्वेंट आपने लिया था ये आपको मालूम था। Yes. ठीक है, तो यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको इजीली मिल जाएगा। ये हमें थर्मोमीटर Yes, से मिल sir. गया डेल्टा टीवी, यही ना मतलब। Yes, sir. तो यहाँ Yes. से हम मोलर मास फाइंड कर लेंगे। ये जो मोलर मास आप फाइंड करेंगे इसको कहेंगे अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का। ठीक है, और Yes, sir. मान लीजिए वो सॉल्यूट आपको भले ही मालूम था, मान लीजिए वो सॉल्यूट एसिटिक एसिड था, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका मोलर मास आपको मालूम था कि 60 होगा, लेकिन आपने उसको एक अननोन एक वेरिएबल मान के और आपने मोलर मास इससे फाइंड किया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, तो ये जो Yes, वैल्यू sir. आएगी इसको हम कहेंगे अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उसका। ठीक है, Yes, sir. अब एक चीज आप देखिएगा, अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड रीडिंग से, जो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, वो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब Yes. कई बार क्या होता है कि जो सॉल्यूट होते हैं उनका अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उनके नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से अलग आता है, या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा, है ना। ये कम या ज्यादा क्यों आता है, जैसे मान लो आपने एसिटिक एसिड को डिसॉल्व किया और अंदर जाके वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डाइमर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, अंदर जाके वो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स डाइमर बनाने लगे, मतलब क्या हुआ कि Yes. टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड एसोसिएट होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाने लगे। ठीक है, Yes, sir. सॉल्यूशन क्या करेगा, उस सिंगल पार्टिकल को एक वो जो डाइमर बना, दो मॉलिक्यूल का जो एसोसिएशन था उसको एक सिंगल यूनिट ट्रीट करेगा सॉल्यूशन। और जब जैसे एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है 60, लेकिन जब दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के जुड़ गए तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 120। 120. 120 हो गया, अगर उसको हम सिंगल एक पार्टिकल मान लें। सॉल्यूशन जो Yes. मॉलिक्यूलर मास आपको देगा या जो आप कैलकुलेटेड जो आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करोगे वो 120 आएगा, 60 नहीं आएगा। Yes, sir. क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन उसको एक सिंगल पार्टिकल मान रहा है, उस डाइमर को। Yes, sir. तो जब कभी भी सॉल्यूट अंदर जाकर एसोसिएट होते हैं तो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा आती है हमेशा। कभी भी अगर Yes, किसी sir. सॉल्यूट का अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से जो आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हो, अगर वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से जो आपने कैलकुलेट किया उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, तो समझ जाओ अंदर क्या हो रहा है। Association. और अगर किसी का अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले से जो उसका मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो उसका मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए था उससे कम आ रहा है, तो समझ जाओ अंदर क्या हो रहा है, Dissociation. डिसोसिएशन हो रहा है। तो नॉर्मल अबनॉर्मल का मतलब समझ में आया पहले, Yes, sir. कि नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब जो फॉर्मूला बेस्ड है, Yes, sir. अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से अपन। Colligative property के help से. तो Yes, sir. वांट ऑफ फैक्टर का एक और डेफिनेशन है, वो ये है। थर्ड डेफिनेशन वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करने का तीसरा मेथड ये है। वांट ऑफ फैक्टर होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये होता है वांट ऑफ फैक्टर। Okay, sir. ठीक है, नॉर्मल अपॉन Yes, sir. अबनॉर्मल। Abnormal molar mass. अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मतलब जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप फाइंड कर रहे हैं। Yes, ठीक sir. है, और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्लियर हो गई कि नहीं बात। Yes, sir. जैसे अभी हमने NaCl का केस बताया था, मान लेते हैं NaCl के केस में वांट ऑफ फैक्टर था 1.5 या 2 मान Yes, लें, sir. 100% एसोसिएशन है तो 2, अदरवाइज मान लेते हैं 1.5 था, तो 1.5 इज इक्वल टू नॉर्मल अपन अब नॉर्मल आएगा NaCl का अगर केस है तो। Yes, sir. नॉर्मल मतलब जो Yes, sir. फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग NaCl का मोलर मास कितना था 58.5।
Yes, Na sir. का और Cl का ऐड कर लिया। ये डेटा तो फॉर्मूले से मिल जाएगा ना आपको। Yes, sir. तो इसका मतलब NaCl का आप नॉर्मल मोलर मास यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। Yes, sir. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अगर कहीं पर एसोसिएशन का केस है, कहीं मान लेते हैं डिसोसिएशन की जगह केस किसका है, एसोसिएशन का केस है, मान लें एसिटिक Association. एसिड का केस है, एसोसिएशन में बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आएगी। मान लेते हैं ये वैल्यू आई 0.5, एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड सॉल्यूट है और बॉन्ड ऑफ फैक्टर Yes. बनता है 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू नॉर्मल अपन अब नॉर्मल रखेंगे। Yes, sir. नॉर्मल मोलर मास एसिटिक एसिड का जो उनका फॉर्मूला कहता है वो हो गया 60। 60. ठीक है, तो यहाँ से आप नॉर्मल जब निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब नॉर्मल, तो अब नॉर्मल मोलर मास Yes. हो जाएगा 60 अपॉन 0.5, Yes, sir. मतलब कि 120। ठीक है, Yes, sir. एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि अगर किसी सॉल्यूट का अब नॉर्मल मोलर मास उसके नॉर्मल मोलर मास से ज्यादा है तो ये चीज क्या शो कर रहा है या इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं आप? जैसे एसिटिक So, एसिड का जो मास है वो yes, sir. मान लीजिए, एसिटिक एसिड का मास मान लीजिए 120 है, Yes, sir. जबकि उसका मोलर मास 60 होता है। एसिटिक एसिड का मास अगर 120 है तो ये चीज क्या शो कर रही है कि अंदर एसोसिएशन हो रहा है। कि अंदर जो सॉल्यूट है वो एसोसिएशन कर रहा है। Yes, sir. एसोसिएशन। क्लियर? Yes, sir. क्वांटा फैक्टर के 3 फॉर्मूले हैं। पहला ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, Yes, sir. दूसरा फाइनल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Yes, sir. तीसरा अगर मॉलिक्यूलर मास के सेंस में बोले तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन Abnormal molecular mass. नॉर्मल मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि ग्रेटर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, इक्वल टू 1 कब होगा, है ना? तो Yes, ग्रेटर sir. देन 1 कब होता है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आई सॉरी क्वांटा फैक्टर आई ग्रेटर देन 1 कब होगा, डिसोसिएशन के केस। Dissociation के लेस देन केस 1 में, कब होगा आई की वैल्यू, एसोसिएशन के केस में, इक्वल टू 1 कब होगा, जब नॉन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में। Yes, sir. ठीक है, मॉडिफाइड एक्सप्रेशंस Yes, sir. क्लियर हो गए। Yes, डिसोसिएशन sir. एसोसिएशन के लिए वांट ऑफ फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका फॉर्मूला क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब एक और लास्ट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर में, टॉपिक ये कि आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है 11th में, Yes, sir. मुझे मालूम है कि याद नहीं होगा आपको, 12th का ही नहीं याद रहता है, 12th में तो 11th का कहाँ से याद होगा। लेकिन थोड़ा सा जब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में किसी एसिड या किसी बेस के लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka या Dissociation Kb। constant. Yes, sir. Ka कैसे कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर देखिएगा जरा, मैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाया है। एसिटिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो एसिटेट आयन और H+ में डिसोसिएट होगा। Yes, sir. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं C मोल पर लीटर, ये 0 ये 0 इनिशियली। अल्फा Yes, इसका sir. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो इक्विलिब्रियम पे जितना भी जो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Yes, sir. टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना डिसोसिएट होगा, Yes, sir. C अल्फा डिसोसिएट होगा इसमें से, याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, और sir. इक्विलिब्रियम पे ये रिमेनिंग होगा C माइनस C अल्फा, Yes, sir. और इसके C अल्फा मोल जब डिसोसिएट होंगे तो एसिटेट आयन बनेगा C अल्फा C alpha. और H+ आयन भी बनेंगे। C alpha. तो ये सबका कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल गया एट इक्विलिब्रियम। Yes, sir. तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा एसिटिक एसिड का, वो इक्विलिब्रियम पे सबका कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C कॉमन ले लें, Upon C. 1 माइनस अल्फा ऐसे मिलेगा। 1 minus alpha. Yes, sir. ठीक है ना, यहाँ से ये C कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली मिलेगा C Yes. अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। Yes, sir. इसमें से वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग अल्फा को लेस देन 1 मान लेते थे, Yes, sir. और उस केस में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको अप्रोक्सीमेटली हम 1 कर लेते हैं।
Yes, sir. अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, Yes, sir. तो हमारा के ए बन जाता था सी अल्फा स्क्वायर। C alpha square. कर सकते हैं ना वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, मतलब Yes, वेरी sir. वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग ये Weak electrolyte. assumption कर लेते थे अल्फा इज लेस देन 1, Yes, sir. और हम लोग 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेटली क्या कह देते थे 1 10 into 1. करते थे। Yes, यहाँ sir. पर हम ये टॉपिक आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं जब कोई डिसोसिएशन का केस होगा तो उसका वांट ऑफ फैक्टर होता है 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, होता है ना। 1 alpha. Yes, sir. अगर कोई एसिड एज अ सॉल्यूट, कोई एसिड मिलाया है आपने, Yes, मान sir. लीजिए आपने सॉल्यूट एसिटिक एसिड का रखा है या Yes, sir. HCl का रखा है या किसी और एसिड का रखा है। सॉल्यूट में आपने अगर कोई एसिड लिया है तो उस एसिड का अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट भी होगा, Yes, sir. और वांट ऑफ फैक्टर तो क्योंकि डिसोसिएशन का केस है तो वांट ऑफ फैक्टर इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इन दोनों फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है, वो कॉमन टर्म क्या है, अल्फा। Alpha. आई निकालने के लिए भी आपको अल्फा चाहिए और के ए निकालने के लिए भी आपको अल्फा चाहिए, Alpha चाहिए. ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल Yes, sir. आते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आप वांट ऑफ फैक्टर आई पहले कैलकुलेट करते हैं और वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन के बाद सेकंड आपसे पूछते हैं एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए। दो Yes, चीजें sir. निकालने के लिए आती हैं, पहला आई कैलकुलेट करिए और दूसरा आयनाइजेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करिए। दोनों चीजों को बीच में जोड़ कौन रहा है, अल्फा। Yes, sir. तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, आई में भी अल्फा है के ए में भी अल्फा है, तो अगर आई से के ए निकालना है तो डायरेक्ट कुछ नहीं फॉर्मूला है, आई की हेल्प से पहले क्या निकालेंगे Alpha. और उसी अल्फा को सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा में पुट करेंगे तो आप क्या फाइंड कर लेंगे Ka. के। ऐसे ही अगर किसी न्यूमेरिकल में के ए आपको दिया हुआ है और आपको आई पूछा है Yes, sir. तो के ए से आई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, के ए से आपको क्या पहले फाइंड करेंगे अल्फा, K से पहले अल्फा alpha. और Alpha. आई का जो फॉर्मूला है 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, उसको यूज करके फिर आई पे पहुंच जाएंगे। Yes, sir. ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो ये थोड़े से टफ न्यूमेरिकल जिनको हम कह सकते हैं, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाना चाहते हैं तो वो ऐसे न्यूमेरिकल्स देते हैं जिसमें सॉल्यूट आपका कोई एसिड हो और उस केस में वो एसिड की दो चीजें आपसे निकालने को कहते हैं, वांट ऑफ फैक्टर भी कहते हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। Yes, sir. वांट ऑफ फैक्टर पहले आप निकालेंगे, उससे अल्फा निकालेंगे, अल्फा से के ए निकालेंगे, या इसका रिवर्स करना है तो पहले आप के ए निकालेंगे, के ए से अल्फा निकालेंगे, अल्फा से फिर आई निकालेंगे। Yes, sir. तो कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें आई और के ए दो चीजें निकालनी हो तो आप समझ जाओ बीच में अल्फा हमें चाहिए, ठीक है ना। वाया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम दोनों चीजों को कन्वर्ट करते हैं, आई से के ए या के ए से आई जाना है तो वाया अल्फा जाएंगे, ठीक है। Yes, sir. इसलिए इस टॉपिक को हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब केवल न्यूमेरिकल टॉपिक्स रह गए। तो वांट ऑफ फैक्टर यही चीज है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डिसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, एसोसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला है, ये सारे टॉपिक्स आपके वांट ऑफ फैक्टर के टॉपिक्स हैं। डायमर फॉर्मेशन के लिए कैसे, अब केवल न्यूमेरिकल्स की बात आती है, ठीक है। तो हम लोग Yes, sir. न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस